इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किन हमें 10 बातों का ध्यान रखना है, पूरा डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। बेसिकली आप कोई गलती ना करें अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि करंट ईयर। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड डेली अपडेट। और अगर आप भी चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम से अपनी आईटीआर फाइल करवाना तो आप नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वाली वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया कि आईटीआर 1 फाइल कैसे करते हैं। अगर आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है या आपको नील आईटीआर फाइल करनी है तो आप कैसे करते हैं, ये वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पूरा डिटेल में समझाया पूरा प्रोसेस। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि सर आप ये बताइए कि आईटीआर फाइल करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं आज की वीडियो में आईटीआर 1 की, यानी कि आपकी सैलरी की इनकम है या आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या आपकी अदर सोर्स की इनकम है, और आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए तक की है सालाना, पूरे साल की। तो उस केस में आपका आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। 50 लाख से ज्यादा की अगर इनकम है तो वो आईटीआर 2 आईटीआर 3 में फॉल करेगा, उसकी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आईटीआर 1 फाइल करते वक्त, वो भी करंट ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 आप फाइल कर रहे हैं, तो किन बातों का आपका ध्यान रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और इनकम टैक्स नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है कि जो आपके पास फॉर्म 16 है अगर अवेलेबल, तो फॉर्म 16 को आप हमेशा क्या करें, फॉर्म 16 से ही अपनी आईटीआर फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न जब ऑनलाइन फाइल करने बैठे तो आपका फॉर्म 16 आपके पास हैंडी होना चाहिए और उसी को मैच करके अपनी आईटीआर फाइल करें। सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफी लोगों को दोस्तों नोटिस आ रहे हैं। बेसिकली आपको वही डिडक्शन क्लेम करनी है जो आपने फॉर्म 16 में दिखाई है। ये बिल्कुल ध्यान रहे, इसको ध्यान से सुनना है। डिडक्शंस आपको उतनी ही क्लेम करनी है जितनी आप फॉर्म 16 के अंदर जब आपने अपने एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारे प्रूफ्स दिए थे, तो जिसके बेसिस पे आपका टीडीएस काटा गया है, उतना ही आपको फॉर्म 16 से मैच करके डिडक्शन सारी अपनी आईटीआर में दिखानी है। आप अगर फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो उस केस के अंदर आपको नोटिस आ सकता है सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का, जिसके अंदर आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि जो आपने फेक डिडक्शंस क्लेम करी है इनका प्रूफ हमें दो। और साथ ही ये चीज प्रोफेशनल्स के लिए दोस्तों बोलूंगा, प्रोफेशनल से भी यहां पे पूछा जा सकता है कि अगर आपने आईटीआर फाइल करी है तो किस बेसिस पे आपने आईटीआर फाइल करी। और थर्ड पॉइंट है जो इसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि अगर कोई डिडक्शन आपसे गलती से रह गई थी लेनी, यानी कि फॉर्म 16 जब आपने डॉक्यूमेंट्स दिए अपने एम्प्लॉयर को तो उसके बेसिस पे आपने कोई प्रूफ वहां पे देना मिस कर दिया और जिसके बेसिस पे आपका हायर टीडीएस कट गया। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन प्रूफ है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे आप उसको आईटीआर में दिखा के वहां पे रिफंड क्लेम कर सकते हो। बेसिकली फेक डिडक्शन वहां पे क्लेम नहीं करनी। और जो चौथा पॉइंट दोस्तों है वो है, आपको हमेशा सबसे पहले डाउनलोड करना है लॉगिन करके इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीआईएस। बेसिकली एआईएस और टीएस की बात मैं कर रहा हूं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके आपको रिकंसाइल करना है अपने फॉर्म 16 के साथ और फॉर्म 16A के साथ। सो ये 4 पॉइंट तो मैंने कवर करे सैलरी की इनकम को लेकर। तो सेकंड पॉइंट में बात करूंगा इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेसिकली आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट कर रखा है, यानी कि जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, तो उसकी इनकम भी हमें यहां पे शो करनी पड़ती है, वो भी मैक्सिमम कितनी, एक हाउस प्रॉपर्टी। तो आप उसको इनकम को यहां प्रॉपर्ली दिखाएं, जिसके अंदर आपको सेक्शन 24A के अंदर मैक्सिमम 30% तक का बेनिफिट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। मान लो अगर आपका पूरे साल का किराया आपने रिसीव करा है 1 लाख रुपए, तो 30% वहां पर डिडक्शन आपको फ्लैट मिल जाती है, यानी कि 30,000, तो आपका वहां पे 70,000 ही टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर। लेकिन जो इसके अंदर जो दूसरा यहाँ पे मेजर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, अगर आपने कोई घर लिया है, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसके ऊपर आपने कोई भी लोन लिया है, तो दोस्तों उस लोन के अंदर जो आप प्रिंसिपल पे करोगे और ईएमआई पे करोगे, उसका बेनिफिट हम यहां पे क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली जो आपने ईएमआई पे करी, जो उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, उसको आप 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो आप ब्याज पे करोगे उस लोन के ऊपर, जो आपने घर के ऊपर अपना लोन लिया हुआ है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो 2 केसेस के अंदर। यानी कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है तो उस केस में आप अपना घर दिखा सकते हो कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बेसिकली जिस घर में आप रहते हो उसी घर को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना है
और उसके अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सेक्शन 24B में क्लेम कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपने लोन लिया है उसके अंदर जो आप इंटरेस्ट की रीपेमेंट करोगे, जो आपकी EMI जाएगी प्रिंसिपल इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट पोर्शन को भी यहाँ पे उसका बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। लेकिन याद रहे वो आपको जेन्युइनली दिखाना है। बेसिकली अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड आप उसमें एक्चुअल में रहते हो तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही दिखाएं। दूसरा केस के अंदर आता है कि आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे दी है, तो उस केस के अंदर आप जितना भी पूरे साल में इंटरेस्ट पे करोगे, जो आपका EMI जाएगी, जो उसमें पूरा जितना इंटरेस्ट जाएगा उसका वहां पे आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। टोटल मैक्सिमम जितना भी, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है 2 लाख रुपए की। तो लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट पे करोगे पूरा वहां पे बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पे जोड़ूंगा कि ध्यान रहे कि जो भी आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम करेंगे उसके लिए जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, NBFC से लोन लिया है, तो वहां से आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा पूरे साल का कि आपने इतनी पेमेंट करी है, इतनी प्रिंसिपल की और इतनी इंटरेस्ट की, जिसके बेसिस पे वो अमाउंट आप क्वालिफाई कर सकते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। और अगर आपने कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी परचेज करी है, मान लो हस्बैंड और वाइफ ने 50-50% का हिस्सा दिखाया है, तो उस केस में 50% हस्बैंड की ITR में आपको दिखाना है जो आपने बेनिफिट क्लेम करना है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का, और 50% ये आपको वाइफ के ITR में दिखाना है। वहां पे गलती नहीं करनी है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर हस्बैंड की सैलरी इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी दिखाने के लोग क्या करते हैं, रिफंड क्लेम बनाने के लिए उसी में सारा का सारा दिखा देते हैं कि भैया सारा प्रिंसिपल जो है या इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है हस्बैंड की ITR में डाल देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कहने का मेरा मतलब है फेक अमाउंट वहां पे क्लेम नहीं करना है, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो अब बात करता हूं अदर सोर्स की इनकम। बेसिकली अगर आपकी कोई भी बैंक इंटरेस्ट है, कोई भी FD का इंटरेस्ट है या किसी अदर सोर्स से इनकम है, जैसे कि आपका डिविडेंड इनकम हो सकती है, तो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है जो कि ITR 1 का पार्ट होता है, राइट। तो उस केस के अंदर आप चेक कर ले कि प्रॉपर जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, एक्चुअली आज की डेट में सारे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर सारे बैंक आपके दिख जाएंगे कि आपको हर एक बैंक से कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपके 4 सेविंग है, 2 सेविंग है, 3 सेविंग अकाउंट है, तो उनका सबका आपको इंटरेस्ट इनकम जरूर दिखानी है अपनी ITR के अंदर। ऐसी गलती ना करें कि 4 का इंटरेस्ट आपने छोड़ दिया, मतलब 1 का छोड़ दिया, 3 का दिखा दिया। जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट आपके नाम पे हैं सबका आपको बैंक इंटरेस्ट जरूर दिखाना है, क्योंकि वहां पे दोस्तों मिसमैच के चांस रहेंगे कि आपने ITR में तो 1 बैंक इंटरेस्ट दिखा दिया बट आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में 3 बैंक और आ रहे हैं, तो उस केस में आपकी रिटर्न इनवैलिड हो सकती है, नोटिस भी आ सकता है। ऐसे अगर आपका कोई FD पे इंटरेस्ट कटा हुआ है या कोई आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपकी अदर सोर्स में आ सकती है। सो अब मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स की। ये ध्यान रहे जो भी आप ITR फाइल कर रहे हो, एज अ इंडिविजुअल आप खुद कर रहे हो या प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो उस केस में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली आपको चाहिए ITR फाइल करते वक्त, डिडक्शंस के प्रूफ हो गए, HRA की रिसिप्ट हो गई या डिविडेंड की इनकम का कुछ प्रूफ हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी दोस्तों, वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, यानी कि उसकी कॉपी आपको जरूर मांगनी है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से उसको मैच नहीं करा, आपने ITR फाइल कर। आप ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम पे जरूर चेक कर ले कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। जैसे ओल्ड स्कीम के अंदर हमारा क्या था, 5 लाख तक की इनकम पे अभी कोई टैक्स नहीं है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वैसे ही आने वाले साल के लिए 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। सो अकॉर्डिंगली देख लें कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है, क्योंकि जैसे ही आप ऑप्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको वही स्कीम अगले साल भी फॉलो करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ITR 1 फाइल करते वक्त, वो भी करंट ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।